बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत हुई, जिसमें 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात जो है मांगे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि कोई गैर आइनी काम हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उसको बिल्कुल उड़ा देगी, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, अब बजट के बाद जो है अवाम पर नए टैक्सेस लग गए हैं, बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा हो गया है। अवाम ऐसे में क्या करें, मुआशी इस्तेकाम आएगा? नहीं जी, कोई माशी इस्तेकाम नहीं होने जा रहा। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि 3 बातों पे मैं हमेशा करता रहा हूं कि सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट ना हो और मईशत। ये अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ कि उनके साथ क्या हो। ये जब इस महीने के यानी जब जुलाई के बिल्स आना शुरू होंगे और दरमियान में मुख्तलिफ टैक्सेस के नतीजे में अशिया बढ़ती चली जाएंगी, तो उसके बाद लोगों को अंदाज़ा होगा कि हुआ क्या है। और उसके नतीजे में सोशल अनरेस्ट हमें नज़र आ रहा है। माशी इस्तेकाम तो अब वो तो एक छोटा लफ्ज़ है, ये तो पार्लियामेंट अब मुकम्मल इरेलीवेंट है, क्योंकि लोग सड़कों पे अब बात कर रहे हैं, कहीं के इलेक्ट्रिक का घेराव हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं एहतजाज कर रहे हैं लोग, और उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। और ये जो अरेंजमेंट है ये सिर्फ इस बात में लगा हुआ है कि भाई एक तो ये कि कहीं मतलब मज़ीद कितने टुकड़े होते हैं, क्या होते हैं, जो मतलब हो भी रही है तकसीम वहाँ पे, मगर इनकी तवज्जो मुकम्मल अभी तक वहीं है शायद। अच्छा, इसके ऊपर बात तो तवील अरसे से होती रही है ना कि बजट और मईशत और ये सारा, लेकिन क्या ये उन तवक्कुआत से ज़्यादा बदतर ये मईशत सामने आई है हमारे कि कोई भी शर्त नहीं मानी गई और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ये किसका बजट है, मुस्लिम लीग उनका बजट है, वो कह रहे हैं नहीं IMF का बजट है। तो ये जो है ये मेहताब हैदर साहब से ज़रा पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत लिखा और तवील अरसे से लिखा और सारा उन्होंने बयान, अचानक नहीं हुआ ये जो है ना अचानक नहीं हुआ। तो मेहताब हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। मेहताब हैदर साहब, ये इतने अरसे आपने जो कुछ लिखा और आपने ज़ाहिर है कि न्यूज़ में, जंग में, बाकी जगहों पे आप बात करते रहे, तो उसका नतीजा ये निकला कि ये हमारे सामने आके एक जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद ये 75 साल तारीख का सबसे बदतरीन बजट है, ये क्या हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखें, मैं एक कंपैरिजन आपके सामने रख देता हूँ, फिर नतीजा अक्स करूँगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री का अनप्रेसिडेंटेड टैक्सेशन का बजट है। हम अमूमी तौर पे अगर पिछले 30 सालों के अंदर देखें आप, तो 400-500 अरब रुपए के टैक्सेस लगाते हैं। 100-200 अरब रुपया इन्फोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के थ्रू होता है। तो 500 से 700 अरब रुपया हम अगले साल के टारगेट में टैक्सेशन मेजर्स के थ्रू हम समझते हैं कि हम हासिल कर लेंगे। इस माली साल के दौरान ये जो बजट अभी पेश हुआ है, 1800 अरब रुपए के नेट टैक्सेस लगाए गए हैं। यानी 3 सालों में जितने हम टैक्स लगाते थे यूजुअली, वो 1 साल में वो टैक्सेस लग गए। अच्छा, ये नए टैक्स हैं, ये पहले नहीं थे? 1800 अरब ये एडिशनल टैक्सेस हैं डॉक्टर साहब। वो टैक्सेस पहले से मौजूद थे। फॉर इंस्टेंस सैलरीड क्लास पे पहले भी टैक्स था, लेकिन अब आपने बढ़ा दिया। नॉन सैलरीड क्लास पे पहले भी टैक्स था, आपने बढ़ा दिया। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनमें एग्जेम्पशंस थी या टैक्स कम था, आपने उसके रेट्स में इजाफा कर दिया। तो ये जो टैक्सेशन मेजर्स के थ्रू आप अगले इस माली साल जो आज से शुरू हो चुका है, हुकूमत पाकिस्तान 17 से 1800 अरब रुपए इजाफी लोगों की जेब से निकालेगी 1 साल में। 1 साल में। अच्छा, ये टैक्स टारगेट को रखा कैसे जाता है, मैं थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। होता ये है कि जो पिछले साल का मतलब ये माली साल 30 जून को जो ख़त्म हुआ है, इसमें FBR का टारगेट FBR ने जो अचीव किया है वो कोई 9300 अरब रुपए है। तो उसके अच्छा, मैं एक लम्हा, आप ये जो कहते हैं ना टारगेट अचीव किया है, तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों को निचोड़ लिया है, ये मतलब होता है ना? मतलब ये है कि डॉक्टर साहब निचोड़ इस तरह से लिया है कि हमारे मुल्क में जो इन्फ्लेशन है वो हुकूमत का नंबर आज ही जारी हुआ है। जो एवरेज प्राइस एवरेज इंक्रीज़ रही है कीमतों में, वो 24.3% रही है, जो कि पिछले साल 29% से ज़्यादा थी। तो ये 24% या 25% आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में
जो टैक्सेस आए हैं वो प्राइस इंक्रीजेस की वजह से आए हैं। चूँकि अगर किसी चीज़ की कीमत 100 रुपया थी और उसकी चीज़ की कीमत 120 रुपया हो गई तो उसके ऊपर टैक्स भी खुद ब खुद बढ़ गया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगले माली साल के दौरान 12,970 अरब रुपए का टारगेट है, जिसका मतलब है कि हमने कोई 3600-3700 अरब रुपए एडिशनल जमा करने हैं। ये 1800 अरब रुपया तो हमने लगा दिया, ये जो बाकी 1400-1500 अरब रुपया ये कैसे आएगा? ये 12% का आपका इन्फ्लेशन का टारगेट है और 3.6% जीडीपी ग्रोथ का है, तो तकरीबन 1500 अरब रुपया उससे आएगा। यानी 3600 अरब रुपया एडिशनल हुकूमत पाकिस्तान ने अगले माली साल के दौरान टैक्सों की मद में जमा करना है। अभी मैं नॉन टैक्सेस के ऊपर नहीं आया, जिसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जिसका नाम पेट्रोलियम लेवी है अभी, उसमें आपने देखा कि उसमें हुकूमत ने इजाफा कर दिया और इसी वजह से आज पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। ये जो बजट है, बिजली, पेट्रोल, गैस, इससे सब वो सब अलग है इससे ना, ये बजट अलग है। देखिए, टैक्सेशन मेयर्स बजट का हिस्सा है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में पेट्रोलियम लेवी है वो उसके अलावा है। जो बिजली है, बिजली की कीमत IMF के प्रोग्राम का हिस्सा है और वो ये है कि आप जितना आपकी कॉस्ट है उसको रिकवर करें। तो उसे रिकवर करने का तरीका क्या हुकूमत पाकिस्तान ने रखा हुआ है कि कीमतें बढ़ाई जाओ। लेकिन कीमतें तो बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन नीचे से एक बाल्टी के अंदर छेद है, पानी उसमें डाली जा रहे हैं, नीचे से चोरी हो रही है और वो चोरी के नतीजे में कोई बेहतरी नहीं आ रही। पिछले 25-30 साल में हमने जो टैरिफ इंक्रीज़ किया है बिजली का, आप ये देख लें कि बिजली के शोबे में कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि उससे वर्स्ट हुआ है। तो एक बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है डॉक्टर साहब कि हुकूमतों के पास जो मैन्यूवरिंग की स्पेस थी, जो पॉलिसी मेकर्स के पास स्पेस थी, वो ख़त्म हो गई है। अब मैं अगर आपके प्रोग्राम में पहले ज़रा मैंने होता तो मैं IMF की एक रिपोर्ट मेरे पास थी जो कि फरवरी 2024 में इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दी थी। आप उस रिपोर्ट को देख लें और इस बजट को देख लें, सिवाय एक चीज़ के सारी चीज़ें उस रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई हैं और हमने कट एंड पेस्ट के ज़रिए उसको फाइनेंस बिल के ज़रिए पार्लियामेंट के ज़रिए उसकी अप्रूवल दे दी है। एक चीज़ नहीं की हमने, वो मैं लोगों के सामने रख देता हूँ। IMF ये कह रहा था कि पेट्रोलियम लेवी भी लगाएं और पेट्रोलियम के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 18% GST भी लगाएं। वो हमने नहीं किया, लेकिन लेवी हमने बढ़ा दी IMF को सेटिस्फाई करने के लिए। बाकी सैलरीड क्लास, नॉन सैलरीड क्लास, इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी अजीबोगरीब बात है कि वो लोग जो टैक्स नेट के अंदर हैं और इस मुल्क में ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं, उनके ऊपर एक सरचार्ज लगा दिया 10%, जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है साल की। इसका मतलब है सरचार्ज या पेनल्टी उस पर लगाई जाती है अगर आपने कोई जुर्म किया हो। इस मुल्क में अच्छी सैलरी लेना जुर्म है। मुझे नहीं समझ आई इसकी क्या मंतक है, इसका क्या रैशनल है। मुझे ये नहीं समझ आया। मुझे ये बताएं मेरा तो सादा अल्फाज में, अगर कोई किसी की 2 लाख आमदनी है, ये चलें 1 लाख आमदनी है, ये 1 लाख से अब उसके घर में मतलब 4 की फैमिली है, 2 जो हैं वो कमरे हैं और बिजली का मतलब फ़र्ज़ करें पंखे चल रहे हैं या AC एक लगा हुआ है, चलें TV है, तो ये कितना, कहाँ तक वो क्या बजट बनेगा उसका? पेट्रोल और ये सारा मिला मिलू के, ज़ाहिर है जॉब भी करनी है, बच्चों ने स्कूल जाना है, ये 1 लाख में बनता है, कोई 3 लाख में बनता है, घर कैसे चलेंगे लोगों के? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सोसाइटी का फैब्रिक है ना, उसके लिए शदीद खतरात हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि मैं मिसाल दे देता हूँ, ये जो आपके कैमरा मैन हैं, इनका टैक्स, जिस शख्स की माहाना सैलरी 50,000 रुपए से ज़्यादा है, उसका टैक्स 100% बढ़ गया है। मसलन अमाउंट छोटी है, उसका टैक्स बनता था 1250 अरब रुपए, 1250 रुपए, 1250 रुपए पर मंथ उसकी सैलरी से डिडक्शन होती थी। उसका टैक्स जो है, जो स्लैब है, फर्स्ट स्लैब जिसको कहते हैं, ये उसमें 100% इंक्रीज़ हुई है और वो 2500 हो गया है। अब ये अमाउंट बड़ी छोटी नज़र आती है, लेकिन एक गरीब आदमी जिसने घर चलाना हो, जिसमें 2 मियाँ बीवी हों, 4 बच्चे हों, उनको जो एवरेज साइज़ है पाकिस्तान में फैमिली का, वो 6 से 7 लोगों के दरमियान एक फैमिली का साइज़ है। अगर उसने रेंट देना है, उसने बिजली के बिल देने हैं, आप अभी इसी महीने देख लें
जो एवरेज आम घराने का बिल आ रहा है वो 20 से 40 हज़ार रुपए के दरमियान है। आप किसी से, ये जो आपके देखने वाले हैं वो इस बात की तायीद करेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूं। यानी जिस शख्स का भी 200 यूनिट से ज्यादा उसका बिल जाएगा ना, उसका बिल 2025 को क्रॉस कर जाएगा, 30 को भी क्रॉस कर सकता है। तो अभी बेस लाइन टैरिफ कोई 5 रुपए 70 पैसे इस महीने में जो इंप्लीमेंट होना है और जो IMF के प्रोग्राम का हिस्सा है, नहीं, अगर वो उसमें शामिल नहीं है। 40,000 अगर बिजली का बिल था पिछले महीने, तो इस महीने क्या कितना होगा अंदाजन? मैं अभी ये कह रहा हूं कि जून में अभी वो बिल जो बेस लाइन टैरिफ है जिसमें अभी इंक्रीज 1 जुलाई के बाद से होना है, वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ। तो अब आपने सरचार्जेस और रेट्स इस हद तक कर दिए हैं कि जिस शख्स के 200 यूनिट से ज़्यादा जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक पंखा, एसी तो मैं उसमें शामिल नहीं करूँगा, पंखा, उसके घर में फ्रिज और टेलीविज़न अगर वो इस्तेमाल कर रहा है और छोटी मोटी इलेक्ट्रिक की कोई इक्विपमेंट्स हैं, तो वो 200 यूनिट को जैसे ही जंप करेगा उसका बिल 20 से 40 हज़ार रुपए के दरमियान होगा, डिपेंडिंग कि वो कौन सी स्लैब के अंदर जाके वो फॉल करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो लाख रुपए इनकम कमाने वाला है, उसके 4 बच्चे, 400 यूनिट इसने खर्च कर लिए, बदकिस्मत ने गलती से एक एसी भी रखा हुआ है घर में, और कोई उस इस्त्री भी चलती है, कपड़े इस्त्री होते हैं और इस तरह के काम, तो उसका क्या हाल होगा? अगर फर्ज करें 60,000 बिल था उसका, तो उसका कहाँ तक जाएगा, कुछ अंदाजा? देखें, 5 रुपए 70 पैसे बेस लाइन टैरिफ में आपने इंक्रीज करनी है। अब बेस लाइन टैरिफ इस टाइम 29 रुपए कुछ पैसे यानी 30 रुपए है। अगर 5 रुपए आप उसमें बढ़ा देंगे, 6 रुपए तकरीबन, तो 35 से 36 रुपया हो जाएगा। तो 36 रुपये के ऊपर आप बाकी सारे टैक्सेस जमा करें तो उसके बिल में कम से कम 5,000 या 10,000 रुपए का इजाफा होगा एक नॉर्मल घर का। इट्स अनप्रेसिडेंटेड, ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं अभी अच्छा, ये बिजली का बिल अलग है, पेट्रोल अलग है, तनख्वाहों में कीमतें बाजार की अलग हैं। मैं एक मिसाल देते रहता हूँ डॉक्टर साहब, अगर मुझे इजाजत दें। एक ब्रांडेड मिल्क है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, पर लीटर 90 से 100 रुपया उसमें इजाफा हो चुका है। जो 290 रुपए का था, अभी जाके मार्केट में चेक करें, 380 रुपए 390 रुपए का मिलेगा आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि सोसाइटी का सोशल फैब्रिक, ये मतलब सोशल अनरेस्ट पैदा होगा क्या? मतलब मिडिल क्लास तो गई, मेरा ख्याल है वो तो खत्म हो गई। डॉक्टर साहब, मैंने मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम में एक बात की थी लास्ट टाइम कि जो IMF का अगला प्रोग्राम है जो 3 साल का हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं होगा। मिडिल क्लास जो है वो ख़त्म हो जाएगी इस मुल्क के अंदर से। 2 तबके होंगे, एक गरीब और एक पाकिस्तान में जो एलीट हैं, जो 20-30% हैं, वो अपने अपने एस्टिमेट्स हैं सबके। ये एक मेजर इशू होगा। मुझे नहीं पता होगा पाकिस्तान में लोग किस तरह से इसको रिएक्ट करेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मिडिल क्लास जो है उसको शदीद खतरात है। अच्छा, हम लोग कैसे गरीब की कैसे डेफिनेशन करते हैं सरकारी, मतलब एक सरकारी आदाद शुमार में गरीब कौन होता है और मिडिल क्लास का बंदा कौन होता है? डॉक्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। अभी देखें, किसी ज़माने में, आज से मुशर्रफ साहब के ज़माने में, कैलोरी इनटेक को जो है वो कहा जाता था कि 2350 से कम जो कैलोरी इनटेक है जिसकी, वो पुअर है। अभी, अच्छा, यानी खुराक के हिसाब से, खुराक के हिसाब से, बिल्कुल। अभी जो हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसका कोई एदाद शुमार जारी नहीं की है अभी तक, वो कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। मल्टी डायमेंशनल से मुराद ये है कि जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, अगर कोई शख्स वो पूरी नहीं कर पा रहा तो वो खते गुर्बत से नीचे है। मसलन सेहत, तालीम, बुनियादी चीज़ें, अगर ज़रूरियात ज़िंदगी वो पूरी करने के काबिल नहीं है तो वो गरीब है। और वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं, जिसको पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि ये ठीक है, 40% से ज़्यादा पाकिस्तान में लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अभी ये बजट के असरात सामने नहीं आए, ये सामने आएंगे तो शायद तादाद में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे ये बताएं मेहताब हैदर साहब, आपने जैसे मैंने कहा ना, आप बात करते रहे, लिखते रहे, अचानक एक दिन में तो नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी गई, कोई मशवरा नहीं माना गया। ये कल मैंने शहबाज राना साहब से भी सवाल किया था कि एरोगेंस है, इग्नोरेंस है, या क्या है? मतलब ये, मतलब एक सियासी अरेंजमेंट तो है ना, तो उसमें लोग ये जो बैठी हैं शख्सियात मुख्तलिफ इस अरेंजमेंट में,
उनको क्या है कि मतलब आवाम से, जो मैंने कहा ना कि मतलब करेंगे देख लेंगे, मतलब एक होता है ना कि यार लोगों ने बात की है तो हम ज़रा गौर करते हैं, हम ज़रा, मतलब कुछ भी उन्होंने नहीं सुना। और मैंने आपका भी एक इंटरेक्शन देखा था जिसमें आप सवाल उठा रहे थे, तो उसमें यानी क्या ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ शायद। मतलब डॉक्टर साहब एक बात, मैं दो बातें इस पे करना चाहता हूँ। एक तो इवन गैर जमहूरियत दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसे नहीं हुआ, किसी की बात ही ना सुनी हो किसी ने। जी देखिए, बुनियादी तौर पे पिछले 30 सालों में हुआ ये है कि हम विंडो ड्रेसिंग के ज़रिए, एक मैनूवरिंग के ज़रिए एक मामले को चलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ हमारे फ्रेंड्स भी थे जो हमें कोई कमी होती थी तो पूरी कर देते थे। अब वो जो मैनूवरिंग की स्पेस है वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब IMF जो है वो बड़ा टफ है। इसमें एक और भी बड़ी वजह है, मैं समझता हूँ कि आप इसको कोई भी पॉलिटिकल एंगल कोई भी दे सकता है। आप ये देखें कि जो इस टाइम इकॉनमी के ऊपर IMF से निगोशिएट करने वाली टीम है, ये उसके ऊपर भी बड़े सवालिया निशानात हैं। मैंने जैसे आपके प्रोग्राम में शुरू में कहा कि एक IMF की रिपोर्ट है जो फरवरी 2024 में उन्होंने लिखी, वो सीक्रेट है, वो किसी के पास नहीं है सिवाय चंद लोगों के। वो ये रिपोर्ट बता रही है कि IMF ने पहले से इनको ये बता दिया था कि ये सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपने टैक्सेस में इजाफा करना है। अब हमारी टीम की आप ये कहें नालायकी कहें, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स कहें या क्या कहें, या मैनूवरिंग की स्पेस नहीं है, जैसे मैं पहले कह रहा था, वो उसको IMF को कन्विंस नहीं कर सकते। नहीं, ये और टीम IMF भी बहुत टफ है। तो हमारी यहीं से पाकिस्तान की टीम ही थी ना, या उनकी तरफ से उनकी टीम थी? मतलब क्या टीम कौन सी थी है जो निगोशिएट कर, मतलब कोई एक बात तो मनवा लेते ना उनसे। मतलब इस टाइम कोई बात भी नहीं मानी गई। और एक मैं बात करना चाहता हूं, अभी आपने रिसेंटली कीनिया में देखा होगा कि बिल्कुल इसी तरह का IMF का प्रोग्राम, वहां पे एक बजट उन्होंने पास किया, एंटी टैक्स राइट्स शुरू हुए और काफ़ी लोगों की जान उसमें गई। और उसके बाद वहाँ पे एक अनरेस्ट हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में ऐसे हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम, लेकिन लोगों की जिंदगी के अंदर नहीं, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि मैं उस बिल को, सदर ने कहा मैं बिल वापस ले रहा हूँ, ये भी तो वापस हुआ जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। तो अब पाकिस्तान में क्या होगा? पाकिस्तान में तो पार्लियामेंट इसको, वहाँ पे तो प्रपोज था, यहाँ पे तो पार्लियामेंट ने, पीपल्स पार्टी पहले बड़े दावे करती रही, लेकिन आखिर में आपने देखा कि उन्होंने भी उन सारी चीज़ों के ऊपर कर दिया। एक इसके अंदर और भी नुक्ता है डॉक्टर साहब, आप ये देखें जी कि जितने भी पावरफुल लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें मनवा ली। हाँ, ये बात मेरे लिए बड़ी अजीब सी है कि जो तरक्याती बजट और अखराजात और मतलब ईवानों के खर्चे और मुख्तलिफ लॉबीज़ का, उनको कैसे, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि वो जख्मों पे नमक, अगर वहाँ भी कमी कर देते तो लोग कहते हैं कि भाई चले, एक मुल्क में इश्यूज़ हैं। अब देखें ना, 10 करोड़ रुपए की जो है वो एक नंबर प्लेट बिक रही है, तो इतना पैसा है लोगों के पास कि वो एक गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो 10 करोड़ रुपए में ले रहे हैं। और मतलब ये कैसा है, कैसा चल रही है सोसाइटी? आप ये देखें ना, एक पार्लियामेंटेरियंस का प्रोग्राम था, उनका एक डिस्क्रिशनरी प्रोग्राम था जिसको SDGs अचीवमेंट प्रोग्राम कहते हैं। पहले हुकूमत ने कहा जी हम उसके लिए कोई पैसे नहीं रखेंगे, फिर 70 अरब रुपया उसके लिए मुख्तस कर दिया। हर जगह पे कट लग गई, उस पर तो कोई कट नहीं लगी। पिछले साल जब PDM की हुकूमत थी, आपको याद होगा 90 अरब रुपया रखा था, और पहले 2 महीनों में, अगस्त में इनकी हुकूमत का खात्मा था, 5 साल वो जो टाइम पीरियड था, उसके बाद इलेक्शंस के लिए केयर टेकर्स ने आना था। 2 महीनों में 60 अरब रुपया जारी करके चले गए। अभी 70 अरब रुपया उसके लिए रखा है, और आप देख लीजिएगा कि पहले 1.5-2 महीने में सारे के सारे पैसे उसके रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये देखें ना, अशराफिया अपने ऊपर अपने जो लल्ले तलल्ले हैं उनके, और वो प्रोग्राम कौन सा है? वो पार्लियामेंटेरियंस को, जो हर मेंबर कौमी असम्बली है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है वो 50 करोड़ रुपया दिया जाता है, और उसकी कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं है। तो उसमें कितना, उसमें तो कमी कर देते हैं आप। वो कहते हैं 40% तो चलता ही है कट, ये बात दुरुस्त है? ये बिल्कुल जी, ये नॉन परसेप्शन भी है, और ये इसके बारे में हर कोई बात करता है। कम से कम अगर हुकूमत इतनी क्लीन है तो उसका प्रॉपर ऑडिट करवा के उसकी रिपोर्ट रिलीज कर दे, पता चल जाएगा। वो कमीशन मतलब देना, मतलब दे दिया जाता है सीधा वो डेवलपमेंट के नाम पे आप जहां पे भी जाएं 40 से 50% आपको पता ही है कि मुबैना तौर पे उसके अंदर जो है वो लोगों के होते हैं।
और आप ये देखें कि सिर्फ वो ही नहीं है, आप देखें हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं उन पे आपने टैक्स कम कर दिया। अच्छा, आपने जो है वो जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री के हों, वो अगर प्लॉट लेंगे तो उन पे टैक्स नहीं होगा। मतलब मुझे समझ नहीं आई, कोई रैशनल मुझे समझ नहीं आता इन बातों मुझे का। अच्छा ये बताएं, अच्छा अखबारात के ऊपर देखें वो न्यूज़ न्यूज़ प्रिंट जो है। मुझे ज़रा ये बताएं आखिर में कि एक घर है उसमें 2 भाई हैं। अब एक भाई जो है वो प्राइवेट जॉब करता है, एक भाई जो है वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, फर्ज करें। तो वो जो है वो घर में एक कंबाइंड फैमिली है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, वो घर बेचेगा तो टैक्स नहीं। मतलब ये कैसे, ये किस तरह से होगा? ये डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन है सर, ये फेयर टैक्सेशन के असूलों के बुनियादी तौर पे खिलाफ है। नहीं, एक भाई कहेगा यार मेरे नाम कर दो तो मैं बेचता हूँ तो वो टैक्स नहीं, मतलब ये कुछ ये देखें ना, यही इश्यूज है। मैं समझता हूँ कि ये देखें, ये क्लासिक एग्जांपल है इस मुल्क में गवर्नेंस के स्ट्रक्चर की, कि आप जो पावरफुल लोग हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, गरीब पे और वाइसलेस पे बर्डन डाले जाएं। अब ये एक आखिरी बात मैं आपके साथ ज़रूर करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। देखें, दुनिया में टैक्स क्यों लगाया जाता है? टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि आप अमीरों से टैक्स लें, गरीब और वनरेबल तबके के ऊपर खर्च करें। ये कितनी अजीब बात है कि हम यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए गरीबों से टैक्स ले रहे हैं और अशराफिया के लिए वो पैसे खर्च कर रहे हैं। आपको पता है रॉबिन हुड एक हीरो था बहुत से लोगों की नज़र में। मतलब वो अमीरों से छीन के गरीबों को देता। रॉबिन हुड जो है वो हीरो करार पाता है बहुत से लोगों की नज़रों में, हीरो था वो रॉबिन हुड। बिल्कुल सर, जहाँ पे नाइंसाफ़ी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना, वो सोसाइटीज़ फिर इस तरह से नहीं चला करती। तो बुनियादी तौर पे ये फेयर टैक्सेशन के असूलों के खिलाफ है जो कुछ हो रहा है यहाँ पे। और आप इसके नतीजे में सोशल फैब्रिक वाली बात जो है, ये एक तो बहुत ही अजब से मामलात हैं, जराइम बढ़ रहे हैं इसके नतीजे में, और इसके नतीजे में अजीब रोज़ वाक़यात ऐसे सुनने में आते हैं। महताब आप भी देख रहे हैं, इसी तरफ इशारा है आपका गालिबन कि सोशल फैब्रिक माशरे का खरा ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे देखिए इस सोसाइटी की कुछ रवायात हैं। ये सोसाइटी बड़े, हम यानी मेहमान आए तो हम बड़ा अच्छा उनके साथ रख रखाव रखते हैं। हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, जो चाहे बेटा हो बेटी हो, उनके साथ बड़ा अच्छा हमारा होता है। हम यानी वेस्टर्न सोसाइटीज़ की तरह नहीं है कि जहाँ पे वो यानी वो कहते हैं ना अमेरिकन सिस्टम के तहत जो है वो सारी चीज़ें चलाई जाएं। तो वो जो बुनियादी हमारा कल्चर है और जो हमारी रवायात हैं उनका शायद कायम रखना मुश्किल हो, और सोसाइटल फैब्रिक के अंदर ये अनरेस्ट और इस तरह की चीज़ें भी शामिल हैं। अब मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के लोग इसको कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन एक बात प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि उनको अपनी ज़िंदगी का जो लाइफस्टाइल है उसको तब्दील करना पड़ेगा। उनको जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं वो नीचे लाने पड़ेंगे। कितने नीचे मिडिल क्लास है वो तो पंखा बंद कर देंगे, अब क्या करें भाई, पंखा तो चलाना है ना घर में। मतलब आप कहेंगे स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड और क्या करें, मतलब पंखा बंद कर दें, मतलब है कि नहाना धोना छोड़ दें, क्या करें? और मतलब ये तो डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, ये कोई अयाशी तो नहीं है कि पंखा चल रहा है घर में या फ्रिज चल रहा है घर में, ये कोई अयाशी मैं एक मिसाल देता हूँ आपके देखने वालों के लिए और आपके लिए भी। देखे ना, हम अक्सर गाड़ी में अकेले सफ़र कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो आइंदा आने वाले हालात हैं इसमें गाड़ियों की पूलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। अकेले सफ़र करना शायद मुमकिन नहीं रहेगा, 3-4 लोगों को बिठा के आप, बड़ी अजीब सी बात है लेकिन ये होगा। नहीं, सब लोग यानी आप कह रहे हैं कि अपनी गाड़ियों को टैक्सी में चेंज कर लें और मतलब घर जाना हो तो रास्ते में ड्रॉप करते हुए जाएं बहुत सारे लोगों को, ताकि वो जो है वो खर्चा पूरा हो जाए गाड़ियों की पूलिंग की बात मैं कर रहा हूँ। देखें, बुनियादी तौर पे ये चीज़ें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है देखें ना कितना पैथेटिक है यहाँ पे, उसको जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें हमें बुनियादी अपनी जो हैं उनको और लाइफस्टाइल को देखें। एक बात मैं आपको बताऊं, नहीं लाइफस्टाइल पंखा कैसे बंद कर सकते हैं? देखें ना, एक तो आपने ये मशवरा दिया कि लोग अपनी टैक्सियों में, अपनी गाड़ियों में और लोगों को बिठा दें, दूसरा पंखे का क्या करेंगे? पंखे का तो कोई हल नहीं है डॉक्टर साहब, वो तो देखें आपको करना पड़ेगा। ये तो एक मतलब सारे पड़ोसी घर में बुला के फिर एक पंखा चला के सब सो जाए करेंगे। अच्छा, एक और भी है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में आपने देखा है कि यहाँ पे मुतअद्दिद वजूहात है, कल्चरल भी, रिलीजियस भी, कि बहुत सारी ख्वातीन काम नहीं कर रही।
तो चाहे वो घर के अंदर बैठ के करे, उन्हें कुछ ना कुछ इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट करना मेहताब हैदर साहब, आप लगता है वजारत खजाना के मशवरे, पुठे पुठे मशवरे कौन दे रहा है आपको? ये कैसे मशवरे हैं? मतलब वो जो ऊपर बैठे हैं लोग सारे, उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही, और नीचे हम, मतलब नीचे लोग अपना, मतलब देखिए ना, ये तो आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बात सही है। उन्होंने मतलब देखिए ना, एक आदमी जो है वो चले पंखा बंद करे, ये दूसरी तरफ उसके, मैं आप यकीन करें, सुबह में देखता हूँ ये छोटे बच्चियाँ कॉलेजों में स्कूलों में जा रही होती हैं, आप यकीन करें बहुत बड़ी सी गाड़ी आती है, बहुत सारे वो छींटे मारते हुए चले जाते हैं, मतलब दे जस्ट गिव अ डैम के यार ये बच्चे हैं, उनके पता चला वो फलाने लाट साहब का बच्चा है, उसका भतीजा है, भांजा है, यानी उनके नज़दीक ये कीड़े मकोड़े हैं सारे जो घूम रहे हैं सड़कों पर और इधर उधर। वो तो बात यह है कि इस कदर गर्मी है, हीट वेव आ रही है, और हॉस्पिटल्स में पता नहीं क्या हालात हैं, जो मरीजों पे क्या गुजरेगी, मतलब खुदा ना खास्तों को इमरजेंसी हो जाए, किसी के घर में कोई अचानक कोई बीमारी आ जाए, कोई, हम तो देखें ना प्लान करके बैठे होते हैं कि सब अच्छा चलेगा जी, इस महीने कोई नागहानी आफत आ जाए, अचानक खुदा ना खास्ता अस्पताल की जरूरत पड़ जाए, कोई एक्सरेज करवानी हो, तो ये तो बस अल्लाह खैर करे। मैं तो आप साहब आपको क्लोजिंग बात करना सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट जो लोगों के पास चॉइसेस हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान की लीड्स हैं, इनके बारे में तो जो आप बात कर रहे हैं वो 100% ठीक कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनके लल्ले तल्ले और याशियों में तो कोई फ़र्क नहीं है। आप इस्लामाबाद क्लब में आज भी अभी भी चले जाएं, आप देखेंगे कि लोग बड़े खुश हैं, हर तरफ उन्हें तो जायज़ और हैप्पीनेस नज़र आ रही है। लेकिन जो पाकिस्तान का गरीब है और जो मिडिल क्लास है, उसके लिए तो कोई अच्छी शुनीद नहीं है, और मेरे पास भी नहीं है, और किसी के पास भी नहीं है। और यही चैलेंज है कि वो लोग जो हैं, वो लोग कैसे गुजारा करेंगे, उन लोगों का क्या होगा जिनके पास स्किल्स भी नहीं है। ये स्टेट उन्हें जो है वो प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं दे सकी, उनके पेरेंट्स भी नहीं दे सके, उनका क्या फ्यूचर होगा इस मुल्क के अंदर? अच्छा, मुझे गरीबों के साथ साथ एलीट क्लास का भी डर लग रहा है कि उनका क्या होगा, क्योंकि एक माशरा जिसमें लोगों के पास रोटी ना हो और दूसरी तरफ उनके बिल्ली कुत्तों का खाना बाहर से आ रहा हो, तो वो माशरा फिर ज़्यादा से चल नहीं सकता इस तरह। अल्लाह पाक रहम करें जी। मैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी, अल्लाह ताला करम करे अपना। मेहताब हैदर साहब बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। अब देखिए ना, ये बड़ी अजीब मेहताब हैदर साहब ने बात की कि या तो उसका तरीका ये था कि ये जो तमाम अखराजात थे उसको ये कम करते, और उससे अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाना था। अरबों में बात हो रही है ना, अरबों में, तो उससे कहते कि जी हम ये मुकम्मल तौर पे इस साल जो है वो हम ये सारे ख़र्चे और अल्ले तलल्ले जो बात हो रही इसको हम बंद कर रहे हैं, और ये हम ख़त्म कर रहे हैं, ये वजारतें ख़त्म हो रही हैं, ये हो रहा है, ये इसको हम जम कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे एक साथ ऐलानात हो जाते हैं, क्योंकि ये अचानक नहीं बना है ना, इसके लिए तो निगोसिएशन चल रही होंगी। ये तो मैंने कल भी बात की ना, शोर शराबा हंगामा करके पार्लियामेंट के अंदर, और बजट पता नहीं किसने पढ़ा है नहीं पढ़ा क्या, तो ये कहीं से कुछ कमी करके कोई ना कोई, अब रिलीफ की बात तो छोड़ दें, अब तो रिलीफ ये है कि जी आप हमें, मतलब ये शुक्र है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता जहर पे टैक्स लगा है कि नहीं लगा, मतलब रिलीफ तो छोड़ दें, ये है कि रिलीफ के भाई अब ज़रा कम खुदा का वास्ता रहें, मतलब ये वाली हालात हैं। ये इसमें कोई ना कोई मामला देखें, ये हाइब्रिड सिस्टम, ये जो भी इसको नाम दिया जाए, एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बनी, मैंने एक काम किया उसमें, मैंने किसी से कहा कि भाई ऐसा ये बिल्डिंग मैं पूरी खड़ी कर देता हूँ, ये बनू के इसको सारा आप लोग इसमें यार ये डाल देना, मतलब एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग मैंने खड़ी कर दी, अब आप इसमें जो है वो एक्सरे मशीन और CT स्कैन और ये, और फिर पेशेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, और फिर डॉक्टर्स आ जाएंगे। अब मैंने बिल्डिंग खड़ी कर दी, अब मैंने अपना काम पूरा कर लिया। अब सामने जो है वो ना कोई डॉक्टर ला रहा है, ना कोई एक्सरे की मशीन लगा है, ना कुछ। ये हाइब्रिड सिस्टम, इस तरह से ये निज़ाम जो है ना, इसका आप समझ लेंगे ये इस तरह से इसका कला कमा होने जा रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ ये होता है कि सिस्टम साथ चलता है ना, हाइब्रिड में भी होता है कि जी एक रोल एक ने प्ले कर लिया, दूसरा दूसरे ने कर, जब मुकम्मल तौर पे एक साइड समझ ही नहीं आ रही, और दूसरी साइड जो है वो कह रही है कि जी हमने पूरा देखें कितना, और उस कमिटमेंट हुई है ना उस तरफ से, इधर से आएगा, सऊदी अरब से आएगा, इधर से आएगा, वो सारा जी कर करा के कोई इशू नहीं, हम है ना सारे, आखिर में पता चल रहा है कि जी कुछ भी नहीं है। तो ये जो मामला सारा है, ये हाइब्रिड इस तरह से है ना, हाइब्रिड सिस्टम है ना, मतलब मैंने एक जिम्मेदारी ली, उसने एक जिम्मेदारी ली, उसने मुझे यकीन दिला दिया कि ये हम कर लेंगे, वो ख़त्म है ना, आप ये करके दे दें, आप यार बिल्डिंग खड़ी कर दें डॉक्टर शायद, और बस बाकी सारे मामला मैं देख लूँगा, बस बेफिक्र हो जाए, बस बाकी मेरे ऊपर छोड़ दें। तो आखिर में इधर तो सारा काम हो गया, उधर जो है
वो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे समझ नहीं हकीकतन आ रहा कि ये अब हम देखिए निकल तो जाएंगे इससे इंशाल्लाह ताला, क्राइसिस निकलेंगे तो सही, लेकिन ये एक काम ज़रूर कर सकते थे कि ये अपने अखराजात हैं, जो मैंने कल भी बात की थी कि लोग बहुत खुश होते हैं इस बात पे कि उधर से अखराजात कम हो गए हैं ना, तो देखो यार उन्होंने भी किया है ना। जब साथ साथ ये खबरें आ रही हैं ना कि जी उनके इतना इजाफा, उनके खर्चों में इतना इजाफा, उनके खर्चों में इतनी स्कीमें, उनका ये उनका, और उसके नतीजे में फौरी तौर पर ये होगा कि करप्शन का रेट बढ़ेगा, सोशल देखें ना, लोगों ने जिंदा तो रहना है ना, तो आप करप्शन पकड़ेंगे, लोग रिश्वतें देंगे, सामान बेचेंगे घरों के, क्या करेंगे। लेकिन ये ऊपर से इनको अगर ये ऊपर से कटौती करते और ये आवाम के ऊपर सारा बोझ ना डालते कि भाई ठीक है ये ऊपर का, मतलब ये लॉबीज गई और उन्होंने अपने काम करवा लिए। अब ये है कि एक गरीब आदमी की तो लॉबी नहीं है, ये एक सैलरी क्लास बंदे की तो लॉबी नहीं है जो प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो ये जो है ये इसको हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है ये अकाबरीन अब भी इस पे, अब तो खैर बजट मंजूर हो गया और उसी के ऊपर IMF आ रही है अब, लेकिन ये है कि वो IMF आएगी तो अगला ये जो खर्चा, ये जो सारा टैक्स इकट्ठा होगा ये तो सूद में चला जाएगा, तो फिर अगला साल कैसे होगा और उससे अगला साल कैसे होगा, क्योंकि ये तो मुझे नहीं पता कि ये कोई प्लान, स्ट्रेटजी, प्लान, इकोनॉमी तो एक बड़ा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे काफ़ी साल मिल गए थे, काफ़ी अर्सा में मिल गया था कि हम इकोनॉमी को ठीक करते। तो अब देखिए आने वाले दिनों के अंदर अल्लाह करे कि ये इस बहरान से निकले कौन। जी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि मज़ीद जो टैक्सेस लगे हैं इससे महंगाई होगी और सोशल अनरेस्ट। देखिए ये किस तरह से आने वाले दिनों में हमारी जो अकाबरीन बैठे पार्लियामेंट में वो किस तरह से इससे निपटते हैं सूरत हाल से, और आवाम किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को इसमें एडजस्ट कैसे करते हैं, इसमें ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा वो दुनिया के खित्ते के हालात और वाक़यात तय करेंगे, और हमारे इंटरनल टर्मोइल की वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई है। जब ये मैंने कहने शुरू किए तो उससे काफ़ी अर्सा पहले हो गई थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद हमारे अकाबरीन का ध्यान उधर है, लेकिन नहीं है, लगा मुझे अब शायद होगा। बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है आज साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को, उनको इम्यूनिटी मिल गई है, और क्रिमिनल चार्जेस के अंदर बतौर सदर उन्होंने जो भी कुछ किया उसमें ये 18वीं सदी का जो उनका आइन है, अमेरिकन आइन, उसके तहत पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी सदर को इम्यूनिटी मिली है, और ड्यूरिंग प्रेसिडेंट उन्होंने जो भी कुछ किया, क्रिमिनल चार्जेस भी, उसमें भी उनको इम्यूनिटी हो गई, तो उनका रास्ता आगे खुल गया। प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं उन्होंने अपना जो वीकेंड है वो गुजारा है कैंप डेविड में, और कैंप डेविड में उनकी अहलिया जो हैं वो डॉक्टर जिल बाइडन, हंटर बाइडन, फैमिली के बाकी जो लोग हैं उनके साथ उन्होंने दिन गुजारे दो रोज़, और शदीद जो दबाव आ रहा था डेमोक्रेट्स का कि जी कोई कैंडिडेट तब्दील हो। कैंडिडेट उसी सूरत तब्दील हो सकता है डेमोक्रेट्स का अगर वो बाइडन खुद चाहेंगे, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो आखिर में प्रेसिडेंट बाइडन ने ये फ़ैसला किया है, और ख़ास तौर पे उनकी जो अहलियाँ हैं डॉक्टर जिल बाइडन, उनका और हंटर बाइडन का ये उनको मशवरा था कि आपने किसी सूरत सदारती दौर से बाहर नहीं होना, और आपने हर सूरत अमेरिका में अगर कोई ट्रंप को हरा सकता है तो वो आप ही हैं, और आप इलेक्शन में हिस्सा लें। और अब प्रेसिडेंट बाइडन ने फैसला किया है कि वही कैंडिडेट होंगे डेमोक्रेट्स के। अब ये ऐन उस वक्त हो रहा है अमेरिका में पॉलिटिकल टर्मोइल, और अब तो जो साबिक प्रेसिडेंट ट्रंप को मिली है इसमें इम्यूनिटी, तो उसके बाद एक पिक्चर मज़ीद वहाँ पर एक अजब सी हो गई है, क्योंकि इसको डॉट्स अगर आप मिलाएं तो देखें एक तो ईरान का आ जाएगा रिजल्ट, अभी जो सेकंड राउंड होगा तो ईरान में तो ऐसा नहीं, लेकिन उसके साथ ही जो फ्रांस का पहला राउंड ख़त्म हुआ है, तो उस पहले राउंड का जो रिज़ल्ट आया है फ्रांस में, उस पहले राउंड का रिज़ल्ट ये है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रों की पार्टी है वो तीसरे नंबर पे आई है। यानी ये एक बड़ा अजब सा वहाँ पे मामला हुआ है कि उनकी जो पार्टी है, जो सेंट्रिस्ट पार्टी है, वो पार्लियामेंट में तीसरे नंबर पे। तो जो राइट विंग है वो सबसे ऊपर है, लीपेन की पार्टी, ठीक है ना, और जो लेफ्ट है बिल्कुल वो दूसरे नंबर पे है,
और जो यानी अगर आप ये देखें इनके जो पहले राउंड के रिजल्ट्स आए हैं तो पहले नंबर पे तो नेशनल रैली आ गई, ठीक है, जो फार राइट है मैरिन ले पेन की, और ये बड़ी गैर मकबूल, इसका नाम बड़ा अजब सा, लोग पसंद नहीं करते थे। चंद सालों में इन्होंने, जो मैरिन ले पेन है, इन्होंने पार्टी को नई शक्ल दी है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे लेफ्ट आ गए, जो लेफ्ट का है अलायंस वो दूसरे नंबर पे आ गया, नेशनल पॉपुलर फ्रंट। और जो मैक्रों है उनकी जो सेंट्रिस्ट पार्टी है वो तीसरे नंबर पे आई है। अब इशू ये है कि ये अगर यही सिलसिला दूसरा राउंड, जाहिर है कि अगली इतवार को दूसरा राउंड इनका हतमी होगा, तो वहाँ पर फिर एक पूरा नक्शा, यानी उधर से आप कनेक्ट करें कि एक, अच्छा ये जो है जाहिर है कि ये चाहती हैं कि इनकी पार्टी, और ये ख़ुद भी इनका मैनिफेस्टो ये है कि यूक्रेन के साथ, यूक्रेन को बहुत सपोर्ट नहीं करनी, यूरोप की शक्ल बदलेगी, क्योंकि इसके असरात जो है जर्मनी में पड़ेंगे। ये इनकी फतह का जश्न जो है वो जर्मनी में रोकने की कोशिश हो रही है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है कि वहाँ पे कोई राइट विंग पार्टी जो है वो इस तरह से उभर के पावर लेकर आई है सामने। अच्छा, और इसके साथ ही तो एक तो वहाँ पर अमेरिका के अंदर अब वो चले गए हैं सारे मुल्क, यूरोप भी, अमेरिका भी, कई मुल्क वो अपने अपने अब इश्यूज़ में चले गए हैं। और वहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि जी मतलब ये कि कोई बार बार आके तंग कर रहा है जी, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन ये अमेरिका में जो बाई पार्टीजन करारदाद मंजूर हुई है, अब उसको पीटीआई है, ये जो भी उसको जैसे भी कहें, वो मंजूर होना एक सीरियस मामला है। और यूनाइटेड नेशंस में भी अब कोई बात चली है, तो ये अब इसको यहाँ पर कैसे लो, क्योंकि अब हमारे सफ़ीर भी वहाँ नहीं है, उन्होंने भी 30 तारीख से अपनी जगह छोड़ दी है मसूद खान साहब ने। तो इसको डिप्लोमेटिकली इस अरेंजमेंट ने कैसे देखना है, कैसे अवाम को देखना है, ये सारा इन्होंने करना है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, उसके डॉट्स को कनेक्ट करें अब यूरोप के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, और फिर आप कनेक्ट करें इसमें जो बरतानिया में 4 तारीख को इलेक्शन है, और 4 तारीख को इलेक्शन है, और 2010 के बाद, यानी 2010 तक तो पहले तो टोनी ब्लेयर रहे, और टोनी ब्लेयर के बाद अगर हम उनके वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स को देखें, तो फिर उसके बाद जो है वो मतलब 2010 के बाद हमें तसलसल के साथ वहाँ पे लेबर गवर्नमेंट्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, सॉरी, कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट्स नज़र आ रही हैं। और 3 साल जो गुजरे हैं पिछले 3 सालों में तो 3 प्राइम मिनिस्टर्स गए हैं ना। पहले तो उनके जो है वो बोरिस जॉनसन गए, वो कोविड के दौरान जो पार्टी कर रहे थे। उसके बाद जो है वो गए, लिज ट्रस आई, वो गई, फिर ये ऋषि सुनाक आए, वो गए। तो अब वहाँ पर लेबर के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और लेबर पार्टी आएगी तो लेबर पार्टी जो है, लोग कंपेयर ये कर रहे हैं कि वो जो टोनी ब्लेयर का पहला दौर था वो पॉपुलैरिटी है, उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी। बाद में तो जंगों वंगों में घुस के वो टोनी ब्लेयर की वो पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये जो नई लीडरशिप आ रही है, ये नई लीडरशिप जो है वो एक नया विजन लेकर आ रही है और नई होप लोगों को लेकर आ रही है। जो CBS का पोल है, अच्छा ये अब देखें ना टर्मोइल कैसे कंटिन्यू हो रहा है। CBS का जो पोल है, ये अगर हम दिखा सकें, इसमें जो प्रेसिडेंट बाइडन के बारे में CBS का जो पोल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 72% लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पे कह रहे हैं कि वो फिट नहीं है प्रेसिडेंसी के लिए। ये पोल जो है ये बड़ा अजीब सा पोल है। और ये है कि क्या उनको सदारत के लिए लड़ना चाहिए, तो CBS न्यूज़ का पोल ये है कि जी शुड नॉट, 63%। और फिर ये है कि वाई शुडेंट बाइडन बी रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, ये CBS न्यूज़ का पोल जो है वो अपनी 86% उम्र और 71% ये ऑफिस, लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो लड़ूंगा। अच्छा, अब इशू ये है कि ये अगर आप चले जाएँ ना इस पर, ये UK की पार्लियामेंट को हम देखें तो बरतानिया में क्या होने जा रहा है। देखें बरतानिया का इस तरह से है ना, एक तो ऊपर उनके बादशाह हो गए, शाह चार्ल्स स्वयं हो गए, फिर 2 हाउसेज हैं। एक जो है उनका हाउस ऑफ कॉमन है, ठीक है ना, जिसमें इलेक्शन होता है, उसमें 750 सीटें फिक्स हैं, सॉरी 650 सीटें फिक्स हैं, 650 वो बिल्कुल फिक्स हैं। और फिर जो है हाउस ऑफ लॉर्ड है, जो जिसमें इलेक्शन नहीं होता, जिसमें लॉर्ड्स होते हैं। एक ज़माने में यहाँ बर सग़ीर में जो लॉर्ड्स होते थे उनको कहा जाता लाट साहब। यहाँ लोग बात करते हो तू लाट साहब लगा हुआ है, वो तू इतना तो लाट है, तू लाट साहब है। मतलब लॉर्ड जो हैं वो होते हैं जिनको नॉमिनेट करती है क्वीन या बादशाह, वो उनकी तादाद फिक्स नहीं होती। लेकिन ये जो पार्लियामेंट है उनकी, ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, इसमें 784 हैं लॉर्ड्स। अच्छा, अब इसमें ये है कि इसमें वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो लाइफ टाइम आगे भी जो नॉमिनेट, लेकिन ये हाउस ऑफ, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है।
अब जो करंट पार्लियामेंट है उसमें ये हमें नक्शा नज़र आ गया, 650 सीट्स हैं, तो यहाँ पर कंजर्वेटिव्स और लेबर, और उसमें आप देखें कंजर्वेटिव जो है वो 344 थी और लेबर 205 थी। लेकिन अब जो किस्सा है वो ये है कि वहाँ पे अगर पलटता है किस्सा, और वहाँ पे 18 मिलियन 18 साल वोटिंग एज है और 650 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 5 साल की मुद्दत है, और 2019 में वहाँ पे 67.3, ब्रिटेन में इन मुल्कों में बहुत ज़्यादा, फ्रांस में भी बड़ी दुनिया निकली है, बड़ी दुनिया निकली है। और ये आप देखें तो लेबर पार्टी एक तरफ है और दूसरी तरफ ऋषि सुनाक एक तरफ है, और केयर स्टारमर जो है वो आगे, काफ़ी आगे जो है वो लेबर पार्टी पर। बाकी पार्टियाँ भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं वहाँ पे, लिबरल डेमोक्रेट्स और रिफॉर्म, लेकिन ये दो मेन कैंडिडेट। तो अब ये है कि ये जो है ये सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जनाब इलेक्शन होगा, और इलेक्शन उसके ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद ये देखना है कि उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो पूरी, फिर जो इकॉनमी का इशू है 52% वहाँ पे लोग महंगाई से परेशान है, फिर क्राइम 18% हो गया है, 50% हेल्थ के इशूज़, हेल्थ के ऊपर लोगों का प्रॉब्लम है, 40% इमिग्रेशन और असाइलम का इशू है वहाँ पे, जो वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पे रोका जाए असाइलम को, और 24% हाउसिंग और बड़े इश्यूज़। तो ये अब ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। इन तब्दीलियों में वो इसराइल के अंदर फिर आज उन्होंने छोड़ा शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर को, जिनको पकड़ लिया था साथ, उधर वहाँ पे फिर राइट विंगर्स खड़े हो गए, फिर वो डेड लॉक सा क्रिएट है। इन जंगों से उम्मीद ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन जाने से पहले जो है ये अपनी टीम से कहेंगे कि आप ये इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाएं, क्योंकि बिल्कुल एज पे जाके ये एग्रीमेंट रुका हुआ है, ये जो और ये अगर नहीं होता और ये मामला आगे चले जाते हैं कुछ दिन और या कुछ हफ्ते और, तो फिर उसके बाद ये फैल जाएगा, फिर सबके हाथ से निकल जाएगा। ये अगर हिजबुल्लाह इसमें आती है या इसमें जो है ये हुतीज एक्टिव, तो इस वक्त जो है, और सऊदी अरेबिया ने स्टांस लिया है बहुत खुल के कि वो जो है वो, और अरब लीग का जो कल मैंने बताया था कि उन्होंने हिजबुल्लाह को निकाला है लिस्ट में से, और साथ ही सऊदी अरेबिया ने कहा है कि ये डायर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिन बड़े हम अपना अंदरूनी टर्मोइल ख़त्म करें खुदारा, और ये सोशल अनरेस्ट नहीं होना चाहिए, हल भी नहीं है सोशल अनरेस्ट, लेकिन ये है कि ये हमारे जो एलिट क्लास है उसको ये देखना चाहिए ना। आप हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की गुफ्तगू सुने या बाकी जो आप तबकात की सबकी सुने, तो वो सारे कोई के इलेक्ट्रिक को चीख रहा है, कोई कहीं को, तो ये अनाउंस कर दें बस कि भाई हम वो खर्चा जो है वो उधर से कम करके, और इस दफ़ा इतना टैक्स, मतलब एक किसी ऑर्डिनेंस या किसी चीज़ के तहत ये कर दें अनाउंस कि भाई वो हम खर्चे उधर से कम कर रहे हैं। वो जो हमने तरक्याती मनसूबे वगैरह अनाउंस किए हैं पार्लियामेंटेरियंस के जो, और उसका वो जो है वो हम यहाँ पे गरीबों को दे रहे हैं। मसला ये गरीबों को देने के लिए भी वो इनकम सपोर्ट, और इनकम सपोर्ट जो है उसमें वो करप्शन दर करप्शन है बरसा बरस से, तो वो जो है वो मेरा ख्याल है कि इससे हमें एक हथौड़ा मार के सिस्टम को, जो एक मकड़ी का जाला है, और मेरी तवक्को से तो बहुत ही ख़राब बजट है। बाकी अब लोग इसको किस तरह से देखते हैं, कौम है ना, मुल्क है, सब ने एक साथ आगे निकलना है इस बहरान से, तो उम्मीद करते हैं कि हम इससे निकल जाएंगे। लेकिन सिस्टम इसकी बहुत बड़ी कैजुअलिटी है, जिसने पहले ही जाना था वो अब आपको फारिग होता हुआ नज़र आएगा ऑन अ वेरी बिटर नोट। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्योंकि पब्लिक मतलब बहुत ही मुतनफ़िर हो गई है ना इस एलीट कैप्चर से, मतलब बहुत ही नफरत के साथ इस सिस्टम का है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।